नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब नए अंदाज में वापी नगरपालिका चुनाव 2021 चुनावी महायुद्ध जनता जनार्दन तय करेगी। वापी नगरपालिका 2021 के चुनाव के पहले का माहौल गरमाया हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद भाजपा ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है। चुनाव के परिणाम घोषित होते ही रूपरेखा पर तैयार किया गया काम किया जाएगा। चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद पता चलेगा जनता जनार्दन ने किसे चुना और किसे अपना मत नहीं दिया है। वापी नगरपालिका 2021 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने क्या क्या रणनीतियां बनाई है, किस प्रकार के चुनाव के जीतने के लिए रणनीतियां बनाई है, आइए जानते हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों से। भारत न्यूज में आपका स्वागत है। चुनावी माहौल चल रहा है और 28 तारीख को वापी नगरपालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि वार्ड नंबर 2 में क्या हलचल बची हुई है। जानते हैं 3 कैंडिडेट हमारे पास यहाँ पे उपस्थित हैं। जानते हैं विस्तार पूर्वक इस बार का चुनावी माहौल कैसा होगा, जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अजय कुमार जी रमेश भाई पटेल है। मैं 2 नंबर वार्ड से उम्मीदवारी कर रहा हूँ कांग्रेस के तरफ से जी और यहाँ पे काफ़ी माहौल गर्मा चुका है। जी तो हमने भी पूरी कोशिश लगा दी है, पूरी ट्राई कर रहे हैं हम लोग जीतने की और जनता से यही हमारी अपील है कि हमें जिताए। मारू नाम शिल्पाबेन कल्पेशभाई पटेल है। मैं 2 वॉर्ड नंबरમાંથી મેં કોંગ્રેસમાંથી ઉમેદવારી કરી છે। મારો એક સમસ્યા છે કે સિલિન્ડરનો ભાવ એક વધી ગયેલો છે એમનો લોકો સમસ્યા છે। હા ને ગટેરનો પ્રોબ્લેમ છે, રસ્તાઓ બી ખરાબ છે અને પાણી આવતું નથી ચલાના વિસ્તારમાં। જે વાપીના વિસ્તારમાં 2 ટાઈમ પાણી આપે છે તો ચલામાં વોર્ડ નંબર 2 માં 1 માં ખાલી એક જ ટાઈમ પાણી આવે છે। એટલે એનો મોટામાં મોટો સમસ્યા છે। તો એ એક જ કલાક પાણી આવે છે સવારમાં। આવે છે પાણી એ 11 થી 12 વાગ્યા સુધીનું આવું છે। समय पानी नहीं आती। हाँ दर्शक आप ये जरूर देखिएगा, सुनिएगा और ये नोट कीजिएगा कि सुबह जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी का, सुबह पानी नहीं मिलता है और सुबह 11 बजे पानी मिलता है, जब सारे घर के काम होने के बाद पानी मिलता है। तो क्या ये सही हो रहा है, इस पर जरा ज़रूर गौर फरमाइएगा। बीजो मुद्दो ने बीजो ए छे के रोड नो प्रॉब्लम छे। रोड पर ચોમાસા વરસાદ પણ આવી જાય તો એ પાણીના રોડો બનતા નથી। फरहान भाई बोलिए। मैं तो वलसाड़ जिला कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ और पूरे वापी की जिम्मेदारी मेरे पास है। पालिका के विस्तार में जो चला विस्तार आता है वो 2 नंबर 1 नंबर और डूंगरा है, उसमें भी काफ़ी समस्या है, पानी की समस्या है। पानी की समस्या में वापी टाउन में जो पानी मिल रहा है वो 2 टाइम मिल रहा है, चला को 1 टाइम मिल रहा है। क्यों अनदेखी क्यों हो रही है, मनभेद क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ये अगर समझ लो कि नगरपालिका चुनाव में अगर आप लोग चुनकर आते हो तो आप आने वाले समय में आपकी रूपरेखा क्या होगी, किस प्रकार से आप मुद्दों को हल करोगे, उस पर जरा नजर डालिए। पहले तो ये भ्रष्टाचार जो है उसको हम लोग उजागर करेंगे कि इन लोग ने भ्रष्टाचार किया है और जो भ्रष्टाचारी है उसके पे कार्यवाही करेंगे। और जो पानी का चला का जो मुद्दा है वो पहले हम लोग जैसे हमारी सरकार बनी ऐसे पानी हम लोग 2 टाइम चला में चालू कर देंगे। सुन लीजिएगा दर्शक, अगर चला में इस नगरपालिका चुनाव के दरमियान अगर कांग्रेस आती है तो वो कह रही है कि वो 2 समय पानी देगी। इस पॉइंट को जरूर नोट किया जाए। हम बात करेंगे आज वार्ड नंबर 2 के बाद वार्ड नंबर 9 के बारे में, जहां पर हमारे पास कांग्रेस की 4 कैंडिडेट यहां पर हमारे पास उपस्थित है। आइए बात कर सबसे पहले जो सोशल एक्टिविस्ट, सोशल सामाजिक काम करती है प्रतिभा जी से बात करते हैं। प्रतिभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गुजराती में बोल सकते हो। અમે જે કોંગ્રેસમાં હું ફર્સ્ટ ટાઈમ ઊભી રહેલી છું અને હું મારી નિષ્ઠાપૂર્વક અને હું મારું કામ કરીશ, ગરીબ લોકોને હું સાથ આપીશ, એ મારો ધર્મ છે। પ્રથમ મુદ્દો શું તમે લેવા માંગો છો? મારો પ્રથમ મુદ્દો તો પહેલાં ગરીબ લોકોની પાછળ જે ગંદકી છે એ કાઢવી છે અને પાણીની સમસ્યા દૂર કરવી છે। તમે આ વખતે તમે જો ચૂંટાઈને આવો તો તમે એનું રૂપરેખા તમે શું માંગશો, કેવી રીતે તમે એનું રૂપરેખા તમે કરશો અને તમે કેવી રીતે તમે પબ્લિક તમે જે રીતે અમે હમણાં વોટ લેવા માટે નીકળ્યા એવી રીતે ઘેરે જઈને પાછું જે કંઈ તકલીફ હશે એ દૂર કરીશું। धन्यवाद। हमारे साथ उपस्थित है महेश जी, अनुभवी व्यक्ति हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जिन जिन मुद्दों के लिए हमने बात किया है, क्या वो मुद्दा अगर वो आते हैं, इस पर चुनकर आते हैं, पब्लिक अगर उन्हें चुनती है तो सबसे पहला महत्व का मुद्दा वो कौन सा लेने चाहते हैं। आइए बात करते हैं। हमारे साथ उपस्थित है महेश जी और तुषार जी। पहले बात करते हैं महेश जी से। महेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं पहले 2000 साल में जी इसी वोट से मैं जीता था जी। फिर मैं 15 साल का जैसे संन्यास ले लिया था जी और मुझे मजबूरन इसमें आना पड़ा। जी
खास इसके लिए कि भाई ये भाजपा वाले जो टिकट देते हैं वो एक ही घर में देते रहते हैं और काम कुछ होता नहीं, और सबका एक ही वहाँ जो मिलने गया तो मेरा जो पुराना इलेक्शन था वो सबने याद किया। सब लोगों ने, जो आदिवासी विस्तार है, जो पिछड़ा वर्ग है, उन्होंने याद किया कि आपने ये काम किया था, आपने वो काम किया था। और उसी तरह काम करने के लिए मैंने बोला कि भाई 43, 44 सब सीट दी थी पिछले 2 टर्म में। हाँ। विरोध पक्ष नहीं था। हाँ। तो मैं एक प्रबल विरोध पक्ष की भूमिका निभाने के लिए इसमें जाना चाहता हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है। माहौल अगर चुना जाते हैं, अगर कुछ सीट मिलती भी है जी कांग्रेस की तरफ से, तो सबसे अहम मुद्दा आप कौन सा लेना चाहोगे, सबसे पहले जिसको आप सॉल्व करना चाहोगे? यही है मुद्दा कि कोई भी कॉरपोरेटर जाता नहीं है। हाँ। चुनने के बाद मैं शायद उनको भी बोलूँगा कि आप जाओ अपने विस्तार में। हाँ। हर एक बार बोलूँगा, या फिर मेरे वार्ड में समझो कि मेरे दूसरे 2 आ गए, कोई भी आ गए जो सत्ता पर, उनसे मैं काम करवाऊँगा, लेके जाऊँगा। और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि भाई जीतने के बाद आप जाते क्यों नहीं हो। 2 महीने में एक बार तो बोर्ड में जाना चाहिए। तो वो सिस्टम मैं डेवलप करना चाहता हूँ, ताकि जाने से पता चलेगा कि भाई क्या काम है, क्या मुश्किलें क्या है, सब मालूम पड़ेगा। और मेरा जो रहना है इसी वार्ड में है, और मेरा खुद का ऑफिस भी इसी वार्ड में है, तो मैं कहीं भागूंगा नहीं। मेरे को आप 24 घंटे पकड़ सकते हो, मैंने सबको यही बताया। सबसे अहम सवाल है, आपने संन्यास क्यों लिया था? संन्यास तो राजनीति से संन्यास तो नहीं लिया था, मैं हर टाइम एक्टिव ही था। मैंने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 3-4 अधिकारियों को एंटी करप्शन में पकड़ाया है, जो क्लास 1 ऑफिसर को, वो सबको पता है कि भाई ये एक है फाइटर है। मेरी रिटायर होने की एक तो एज भी होती है। हाँ। लेकिन मैं सबको बोलता हूँ कि एट द एज ऑफ 62 हाँ। मुझे वापस यहाँ आना पड़ रहा है। हाँ। मजबूर किया है भाजपा वालों ने और सब लोगों ने। अच्छा। कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलता है, इसलिए मैं वापस, मेरा मन बना के मेरे को जाना चाहिए अभी, और टीम खड़ा करूँगा, यंग लोगों को लाऊंगा। मेरा तो ये टर्म है, एक टर्म के बाद मैं ऐसा डेवलप करूँगा, हर एक पॉकेट से आदमी को तैयार करूँगा, वो एक मेरा एम भी है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि 65 साल कांग्रेस में राज करने के बाद क्या ये वाजिबी है कि आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? ग्राउंड लेवल का काम नहीं है। हाँ। और एक ऐसा दिमाग में सबके आ गया है कि भाजपा के सिवा कोई राज कर ही नहीं सकता है। और ये लोग का एक नीति है कि कोई कांग्रेस से खड़ा हुआ है तो उसको प्रेशराइज करते हैं। जैसे ऑफिस खोलने के लिए मेरे को 3 दिन तक परेशान किया गया। जिसने दिया उसको बार बार फ़ोन करते हैं, उसके घर पे बैठ जाते हैं। तो मतलब कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं मेरे को यहाँ से यहाँ तक ऑफिस बना। ये 15 साल 20 साल में पहली बार कांग्रेस ने यहाँ पे, तो उससे तो मेरा शक्ति का सबको पता ही चल गया। और मैंने और 5 ऑफिस खोली है। अच्छा कैनवासिंग किया है, अच्छी तरह समझाया है मैंने कि भाई मुझे लाओ, मैं टीम को लाना चाहता हूँ। मुझे लाने के लिए टीम की मैं मेहनत कर रहा हूँ। कुछ हुआ तो मेरी टीम पूरी आएगी। आइए जानते हैं तुषार जी के शब्दों में। तुषार जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू। मेरा ऐसा है कि वार्ड में कभी भी सफाई, हाँ, और कभी भी कोई भी कॉर्पोरेटर का कभी भी कोई ज़रूर पड़ता है, तब ये लोग कभी कोई दिखते नहीं है जी। पब्लिक परेशान हो जाती है जी। कभी भी कुछ भी थोड़ा भी काम रहता है, कोई साइन करवाना रहता है तो भी वो लोग हाजिर रहते, घर पे नहीं है। वो लोग की पब्लिक से मुलाकात ही होती नहीं है, पहली बात तो। और सफाई, हाँ, अपना लाइट, हाँ, रोड पे दिन में भी चालू रहता है। मैं खुद पालिका में फ़ोन करके बंद करवाता हूँ, पूछता हूँ कि तुम लोग का क्या है, दिन है कि रात है। ये डालियावड़ी चल रही है ये लोग की। वापी एक इंडस्ट्रियल जीआईडीसी एरिया है, और यहाँ पर अगर गंदगी की बात करें तो हर जगह हमें देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा पैमाने में यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर सफाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा बन के उभर सकता है। आइए और भी बातें जानते हैं तुषार जी से। मैं ऐसा बोलता हूँ, आदिवासी विस्तार में जब ये लोग वोट मांगने जाते हैं, ऐसा बड़े बड़े वचन दे के आते हैं, और उसके बाद वो लोग 5 साल तक मुँह नहीं दिखाते हैं जी। इतना जनता परेशान है अब की बार कि हमको बोलिए आप खड़े रहो, हम आपको 100 टका जिताएंगे। जनता ऐसा प्रतिसाद दे रही है अपने को जी। धन्यवाद। देखते हैं आने वाले दिनों में चुनावी माहौल के बाद जब गिनती शुरू होगी, जब परिणाम आएगा तब देखा जाएगा, तब हम जान पाएंगे पूरी तरह से कि जनता ने किसका साथ दिया है और किसको जनता ने पिछाड़ दिया है। મારા ઓળમાં કોઈ મુદ્દો નથી, છેલ્લા 25 વર્ષથી જીતતો આવું છું, અને મેં જ્યાં ઉભી રહું છું એ ઓળના અંદર મુદ્દો રેકત નથી।
બીજેપી સત્તામાં રહે છે, મુદ્દા ઊભા કરે છે, સત્તામાં રહીને પણ સોલ્વ નથી કરી શકતા. હું વિપક્ષમાં રહીને મુદ્દા સોલ્વ કરું છું, એટલે મારા વોર્ડમાં કોઈ મુદ્દો નથી. અને તમે આખા પબ્લિકને પૂછી શકો છો. વાપીનો જે મુદ્દો છે, પાણીનો મુદ્દો છે, અમુક અલગ અલગ વિસ્તારોનો મુદ્દા છે, તે તમે કેવી રીતે સોલ્વ કરશો? તમારા વોર્ડ સિવાયના બી ઘણા બધા વોર્ડના મુદ્દાઓ છે. વાપી નગરપાલિકાની કમનસીબી છે કે આટલી મોટી જીઆઈડીસી હોવા છતાં, મધુબન ડેમ અહીંયા પાસે હોવા છતાં પણ 22-25 વર્ષથી ભાજપની સરકાર હોવા છતાં હજુ સુધી વાપીને પૂરતું પાણી મળી રહે એવું કોઈ એ લોકોના પ્રયત્ન નથી આજ લગીના. સત્તા અમારી આવશે તો અમે રેડીને પણ પાણી લઈશું જીઆઈડીસી માટે. કોરોના પછીનો જે સમય હતો અહીંયા ખાનપીણ માટે, એ મારા ભગવાને મને આપી, મેં નથી આપી. મારી નિષ્ઠા હતી ને મારા ભગવાને મને આપ્યું, મેં કંઈ નથી કર્યું. दर्शक आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे उनके लिए इतना सारा प्यार जो दर्शक रहा है, वो इसी से पता चल रहा है कि किस प्रकार से चुनाव का माहौल जो गरमाया हुआ है, वो कितने सीट नगरपालिका के लिए आएंगे, वो चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा. आइए कुछ और बात जानते हैं कि इसके बाद चुनाव में सीट आने के बाद वो अहम मुद्दा सबसे पहले कौन सॉल्व करने वाले हैं, बताइए. વાપીની પબ્લિકની કોઈ પણ સમસ્યા માટે અમે તત્પર રહીએ છીએ 24 કલાક. એટલે સામાજિક હોય, આર્થિક હોય, બીજી ત્રીજી રીતની હોય. એટલે અમારા માટે પ્રજાની સમસ્યા એ કોઈ મોટું અમારા માટે પેલું છે જ નહીં. પ્રજા આવે છે અમારા પાસે અને અમે એનું સોલ્વ કરીએ છીએ. એટલે પ્રજાને પણ ખબર છે કે પીરુ મકરાણી ને એના જે પણ લોકો છે કે મારા કાર્યકર્તાઓ છે કે જે પણ છે એ રાતના 2 વાગે પણ તમે ફોન કરશો તો મારા કાર્યકર્તા તમારા માટે આવશે, એ લોકોને વિશ્વાસ છે. એટલે મારે આ બધી મગજમારીમાં પડતું નથી. क्या मांगो છો? ये है पीरू भाई की ताकत, उनके विश्वास की ताकत और उन्होंने जो समाज सेवा की है, जो लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है, वो है उनकी ताकत और सबकी ताकत उनके साथ है. आइए जानते हैं निमेश भाई से. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में. સૌપ્રથમ તમે મને અમને કહો કે કયો મુદ્દો તમે સોલ્વ કરવા માંગો છો વાપીમાં? ઘણા મુદ્દાઓ છે. તમે અમુક વિસ્તારોની અંદર હજુ સુધી વાપી નગરપાલિકાએ રોડ પણ નથી બનાવ્યા. વાપી જેવા સિટીમાં પણ કાચા રોડ છે અને પાણીની સમસ્યા મુખ્ય છે કે જે મધ્યમ વર્ગથી નીચે લે સોસાયટી સિવાયના વિસ્તારો છે તેમાં પાણીના પ્રોપર કનેક્શન નથી, પાણી પ્રોપર પહોંચતું નથી. સફાઈ એક મોટો મુદ્દો છે. 23 નંબર ઉપર હતા આપણે અને 66 નંબર ઉપર આવી ગયા. એટલે કે સફાઈના અંદર બી આપણે વાપીએ પોતાનું સ્થાન ગુમાવ્યું છે દેશમાં બીજા નગરપાલિકાની કમ્પેરિઝનમાં. એટલે ઘણા મુદ્દાઓ છે. રાષ્ટ્રીય સ્તરના બી ઘણા મુદ્દા છે. મોંઘવારી પણ એક મુદ્દો છે કે આજે શું કહેવાય કે પેટ્રોલ ડીઝલ છોડીને ખાદ તેલો છે એના ભાવ પણ ડબલથી વધુ વધી ગયા છે. એટલે નોર્મલ માણસને આજની તારીખમાં જીવવાની તકલીફ પડે એવો એક સિનારીઓ ઊભો થયો છે. આરોગ્ય ક્ષેત્ર પણ વાપીમાં કોઈ સરકારી મ્યુનિસિપાલિટીની કે એવી કોઈ પ્રાથમિક તમે જુઓ કોવિડની અંદર જે લોકો દર ભટાઈ ગયા. એક વાપીની અંદર 100 બેડ કે 50 બેડની નગરપાલિકાની પણ હોસ્પિટલ હોય તો એટલીસ્ટ એટલા એકોમોડેટ તો આપણે કરી શકતે, પણ એવી કોઈ બી સુવિધા અમે માંડ્યું છે. એ બધા મુદ્દાઓને લઈને અમે પ્રજાવતમાં. એલપીજીની વાત આપણે કરીએ તો વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા છે અને વાપીમાં પાઇપલાઇનનો મુદ્દો કેટલે સુધી પહોંચી વળ્યો છે અને કેટલા લોકો સુધી પહોંચતો થઈ ગયો છે? પાઇપલાઇન, ગેસ પાઇપલાઇનની વાત કરીએ તો ગેસ પાઇપલાઇનનો મુદ્દો મેઇન તો ગેસ પાઇપલાઇનો મેં તમને કીધું સોસાયટી વિસ્તારોમાં છે, પણ જે નીચા તબક્કાના લોકો છે જે જૂનું વાપી છે કાં તો જે નાની ખોલીઓમાં પણ પુષ્કળ એક ઔદ્યોગિક વિસ્તાર હોય ને એના કેટલા પ્રમાણ છે? એનું પ્રમાણ આ લગભગ તમને કહું કે 50% જેવા વોટો એવા છે કે જે આ રીતના મકાનોમાં રહે છે. ત્યાં કોઈ એલપીજી છોડો પાણીની જ્યારે લાઈન ના હોય તો એલપીજીની તો આપણે વાત જ ના કરી શકીએ. એ રીતનું છે. એટલે વીજળીની વાત કરીએ તો અને શિક્ષાની વાત કરીએ તો શિક્ષાનું સ્તર કેટલું છે? શિક્ષાના સ્તરની અંદર સરકારી કોઈ શાળા નથી. એકમાત્ર ગીતાનગરમાં એક નાની શાળા છે, એની હાલત પણ તમે જોઈ શકો છો. અને જિલ્લા તાલુકા પંચાયત ચલાવે છે. જ્યારે વાપી એક શું કહેવાય કે નગરપાલિકાની હતી એ ટાઈમની એ શાળા છે.
બાકી બીજી કોઈ સરકારી શાળા કે એવી કોઈ સુવિધા નથી અને ઠેર ઠેર તમે લોકો હાટડી શાળાના નામે હાટડી બનાવીને બેઠા છે, એના ઉપર પણ કોઈ પગલાં નથી. નોર્મલ માણસે બિચારાને બીજે એડમિશન ના મળતું હોય તો કમ્પલસરી એવી શાળાઓમાં એડમિશન લેવું પડે, ત્યાં શિક્ષણનું સ્તર પણ નથી. તમે જુઓ તો ગીતાનગર વિસ્તારમાં કમસે કમ 15 શાળા હશે કે જ્યાં કદાચ જગ્યા પણ એને નથી ત્યાં અને ત્યાં શાળા બનાવી દીધી. વાપીના પ્રમુખ તરીકે તમે શું ઈચ્છો છો, તમે શું માંગો છો, કે શું તમારી ઉમ્મીદ છે? અમારી આ વખતે જે વિસ્તારમાં ફર્યા છે જનતા અમારી સાથે છે. જનતા ભાજપના જૂઠા વાયદાઓથી થાકી ગઈ છે કે ભાઈ અમુક વિસ્તારોમાં તો એ લોકોને એમ કેવું છે કે ભાઈ ભાજપ તો નહીં જ જોઈએ, એમ મતલબમાં કે ભાઈ કોઈક જગ્યાએ અમારાથી બી ટિકિટમાં કંઈક નાની એવી ભૂલો થઈ હશે તો એના કારણે લોકો નારાજ હતા કે ભાઈ અમારાને નહીં આપ્યું. તો અમે કન્વિન્સ કરવાની કોશિશ કરી કે ભાઈ તમે જેના વિરુદ્ધ લડવાના હતા એ ભાજપ જીતી હશે તો કેટલા સીટો આવી જશે તમારા હિસાબથી? અમે આરામથી 30 સીટની નજીક પહોંચશું. તો એના પછી જીત્યા પછી સીટ મેળવ્યા પછી તમારો સૌથી મહત્વનો મુદ્દો કયો હશે? અમારો મહત્વનો મુદ્દો જે દર ચોમાસામાં રોડ તૂટી જાય છે, પાણીની સમસ્યા છે, એ બધા જે લોકલ જે વસ્તુઓ છે કે લોકલ કે ભાઈ જે માણસને રોજ મર્રાની જિંદગીમાં મહત્ત્વ ધરાવે છે. પાણી છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી તો નગરપાલિકાના એમાં આવતું નથી વ્યૂમાં. પાણી છે, રસ્તાઓ છે, સાફ સફાઈ છે, આરોગ્યની સુવિધા છે અને જે પોલ્યુશનનું એક સખત પ્રમાણ છે વાપીમાં, એ પોલ્યુશનને બી અમે કોઈપણ હિસાબે એવું કોશિશ કરશું. અમારા મુદ્દામાં પણ છે કે પોલ્યુશનને કંટ્રોલિંગમાં રાખવા માટે અમે મોનિટરિંગ ઇક્વિપમેન્ટ મૂકશું જેથી લોકોને ખબર પડતી જાય કે ભાઈ હવાની ગુણવત્તા કેવી છે અને એ હિસાબે તંત્ર ઉપર એને ડાઉન કરવાની ફરજ પડે. અને વાપીમાં અમે લોકો એ વસ્તુ સર્વેમાં જોયું છે કે વાપીમાં પરપ્રાંતિયો બી ઘણા છે. પરપ્રાંતિયોનું જે એક વર્ચસ્વ છે અહીંયા ઘણું છે. રિક્ષાવાળાથી માંડીને ઘણા પરપ્રાંતિયો છે, યુપી છે, નોર્થ ઇન્ડિયાનું ખાસ કરી યુપી છે, બિહાર છે, રાજસ્થાન છે, ઘણા લોકો અહીંયા આવીને વ્યવસાય કરે છે. તો એ લોકોના માટે તમે શું વિચારો છો? પરપ્રાંતિયો માટે તો અમે અમારા એમાં મેનિફેસ્ટોમાં પણ લખ્યું છે કે અમે એક મોર્ગની વ્યવસ્થા કરશું કે પરપ્રાંતિયોને બહુ તકલીફ પડે કારણ કે સગાવાલા ગામ હોય, ગામથી અહીંયા આવતા હોય કાં તો અહીંયાથી બોડી લઈ જવાની વ્યવસ્થા છે. તો એ વસ્તુમાં ચોક્કસ કારણ કે આટલી મોટી ઔદ્યોગિક વસ્તી હોવા છતાં પ્રોપર મોર્ગ નથી આપણે, એટલે એના ઉપર અમે એક કામ કરશું. બીજું, વાપી નગરપાલિકા 3 વર્ષ અગાઉ 2018 સુધી સિંગલ કનેક્શનના 600 રૂપિયા પાણી વેરો લેતી હતી, પણ 2018 પછી એ લોકોએ એક બિલ્ડિંગમાં 15 ફ્લેટ હોય તો એ 15 ફ્લેટ દીઠ 600 રૂપિયા લેવાના ચાલુ કરી નાખ્યા. એટલે એ રીતે તમે જુઓ તો 10 થી 15 ગણો વધારો એ અલગ રીતે એ લોકો પાલિકાએ વેરો વધારો લગાવી દીધો. એટલે એના માટે પણ અમે આવશું તો ચોક્કસ એ વેરો જે જૂની સિસ્ટમ હતી પર કનેक्शन ये कनेक्शन प्रमाणे बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जो वापी नगर पालिका के चुनाव में अब देखने को मिल रहा है। चुनावी माहौल गर्माहट पा चुका है और देखते हैं आने वाले समय में परिणाम आने के बाद कि जनता जनार्दन है वो किसको चुनती है, वो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। विपक्ष में कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने कैसी कैसी रणनीतियां बनाई है और वो उन पर कितना खड़े उतरेंगे ये तो जनता जनार्दन के मत के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या सूरत के बाद अब आम आदमी पार्टी वापी नगर पालिका 2021 के चुनाव में कितने सीट पर अपनी जगह बना पाएगी, ये ही चुनाव के परिणाम के बाद पता चल जाएगा। आइए हम बात करते हैं वापी नगर पालिका चुनाव के दरमियान यहाँ पे आम आदमी पार्टी की पूरी रैली निकल रही है। आइए बात करते हैं कि वो किस प्रकार से बदलाव चाहते हैं, बताइए। जैसे कि हम यहाँ पे वार्ड से आप लड़ रहे हो, वार्ड नंबर 7 से हम लड़ रहे हैं। हमारे 4 उम्मीदवार यहीं से उतरे हैं जो एक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार है। वार्ड नंबर 7 में हम पिछले 15-20 दिनों से घूम रहे हैं। वहाँ पे 90% मकान है, पतरे के मकान हैं, सड़कें की हालत खस्ता है, गटर लाइन की सुविधा है नहीं, आंगनवाड़ी बेकार बंद पड़ी हुई है, जो शौचालय है वो बंद पड़ा है। यहाँ के लोगों की हालत दर्दनीय है, बच्चों के पैरों में चंपल नहीं है। अगर आप चुन के आते हो तो आप क्या बदलाव लाओगे? अगर हमारे 4 उम्मीदवार वापी से वार्ड नंबर 7 से जीतते हैं तो आने वाले समय में शिक्षा, रोड, रास्ते, नाले ये सब हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। जी, मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है, मैं वार्ड नंबर 7 का प्रभारी हूँ, नवसारी का उप प्रमुख हूँ। बहुत सारी महिलाएं मुझे देखने को मिल रही हैं। आपका जो ये निशानी ही है वो झाड़ू है,
सफाई के लिए ये माना जाता है, सफाई के लिए, तो यहाँ पे जो गंदगी है उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? परिवर्तन यहाँ करना पर मैम हम अभी मैं 2-3 दिन से यहाँ पर हूँ, सब जो देख रही हूँ यहाँ पर बहुत गंदगी है, स्कूल में नाले, जहाँ पर गटर लाइन है, सब बहुत कुछ खराब है यहाँ पर, यानी दिखने के लिए, गली में चलने के लिए अगर नहीं। आम आदमी पार्टी चुनकर आता है, सीट मिलती है, तो फिर आप क्या लाना चाहते हो बदलाव? बदलाव तो हम सब जो इधर सिटी लाइट नहीं है, रोड रास्ते खराब है, जहाँ पर वहाँ पर सब कचरा पड़ा है, हम सब उसको सब रिपेयर करना चाहते आम हैं। आदमी पार्टी जो है वो शिक्षा के लिए सबसे बड़ा वो काम करती है, दिल्ली में जो शिक्षा में बदलाव लाया है, तो यहाँ पे शिक्षा में कैसे बदलाव लाना चाहते हैं? यहाँ पर जैसे दिल्ली में जो सुविधा दिल्ली में वही सुविधा हम सूरत में, वापी में, जो भी सिटी में हम सब दूर वही बदलाव लाना चाहते सरकारी हैं। स्कूलों में सुविधाएं जो हुई है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वजह से, केजरीवाल जी की वजह से, यहाँ पे आप क्या सुविधा लाना चाहते हो वापी के स्कूलों में? बस ये जैसे आप बोल ही रही हैं तो वही चीज़ें हैं जो सरकारी स्कूल यहाँ की है। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, तो वहाँ फीस ज़्यादा देते हैं, तो मोटा अपना हिस्सा कमाई का बच्चों के पढ़ाई के लिए चला जाता है। तो वही हम सरकारी स्कूल में करना चाहेंगे कि सरकारी स्कूलों में हम बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था दे पाएँ बच्चों के, ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो, उनका परिवार उज्जवल हो, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। वापी एक औद्योगिक नगरी भी माना जाता है, जी, सबसे बड़ा जी, इंडस्ट्रीज यहाँ पे जी, है, जी, तो जी। उसके लिए जो बिजली की जो खपत यहाँ पे देखने को मिलती है, उसके लिए क्या करना चाहते हो? जी, बिजली की खपत नहीं, और भी नगर योजना, जो नगर योजना बोलते हैं, नगर पालिका का इलेक्शन घर से जुड़ा इलेक्शन है। 15-20 सालों से एक ही सरकार बैठी है और नगर योजना एकदम खस्ता हालत में है यहाँ पे। जैसे आपने कहा बिजली की खपत है, बिजली की खपत नहीं है मैडम, ये इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति है, जो कॉरपोरेटर हैं, जो जीते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी है, उन्हीं के कंपनियों को जाता है और आम आदमी उसमें खस्ता गिरता ही जा रहा है। हालत ये है, नगर योजना एकदम ठप पड़ी है। बहुत सी योजनाएं नगर पालिका की जो आम आदमी तक नहीं पहुंचती। 500-1000 रुपया का देके दारू पिला के इनको वोट ले लिया जाता है और पूरे 5 साल तक इनको रास्ते पे छोड़ दिया जाता है रखड़ने के लिए मैडम। ठीक है, आपने 44 सीटों के लिए जो है आप कितना सीट आप उम्मीद लगाते हो? फिर भी हम 4444 सीट पे उम्मीदवारी नहीं कर पाए। यहाँ पे वार्ड नंबर 7 में हमारे एक कैंडिडेट अरविंद यादव जी पे जानलेवा हमला हुआ था, उसकी पुलिस FIR भी हुई है और हमने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग भी की थी, लेकिन सरकार वो देने में भी अभी असमर्थ रही है। इसीलिए हमने 25 उम्मीदवारों पे 25 कैंडिडेट को खड़ा किया है। 25 में से हमारा दावा है कि हम 20 पे विजय होके दिखाएंगे, ताकि हम सक्षम विपक्ष देश को दे सके, नगर पालिका को दे सके। जैसे हमने सूरत में 27 सीट लाई और 27 से 27 कॉरपोरेटर आज एक पग पे खड़े होकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं मैडम जी, धन्यवाद। थैंक यू। आम आदमी पार्टी ने सूरत में तो जीत हासिल करके दिखा दिया है। अब देखते हैं वापी नगर पालिका चुनाव के जो गर्माहट वाला माहौल बन रहा है, यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की रैली निकली है। आमने सामने देखते हैं कि पार्टी में जीत किसकी होती है, वो तो पता चलेगा चुनाव के परिणाम के बाद। आइए पूछते हैं भाजपा के कार्यालय में, यहाँ पर हम आए वापी के मध्यस्थ कार्यालय में। आइए जानते हैं कि यहाँ का माहौल किस प्रकार से है और वो कितने सीट के लिए दावा करते हैं, जानते हैं पूरा विवरण यहीं पर। नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 4 से कैंडिडेट हूँ और ये बार भारतीय धर्मेंद्र चौहान, और ये बार भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा विश्वास रख के मुझे रिपीट किया है, उसके लिए मैं उसकी बहुत आभारी हूँ। और विकास के काम के लिए हमारा जो वहाँ ब्रिज का जो प्रॉब्लम था, वो अंडरपास का काम अभी शुरू हो गया है, तो वो वहाँ ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम होगा और पब्लिक को रेलवे स्टेशन से ये बाजू से वो बाजू तक जाने के लिए बहुत सरलता रहेगी, वो एक हमारा काम चालू है। दूसरा, भूगर्भ गटर योजना जो चालू हुई है, वो गोविंदा कॉम्प्लेक्स से लेके बलीठा स्मशान तक जो पूरी भूगर्भ गटर योजना चलने वाली है, उसके लिए वो योजना पूरी होने के कारण काफ़ी एरिया में पानी भरने की जो समस्या थी वो समस्या हल हो जाएगी। और दूसरा, पानी की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए हमारा एक राजमोती के बाजू में एक सम्प हाउस बना है और एक डूंगरा में बना है, उसके लिए डिवाइड हो जाएगा तो पानी का प्रेशर है वो सब जगह पे एक तरीके से आएगा और सबको पानी भी मिलेगा। और तैयार कर लिया है और बस नहीं और 44 सीट पे हमारी विजय होगी, ऐसी मुझे पूरी आशा है वापी की जनता से। आप बताइए, आपका पहले परिचय दे दीजिए। नमस्ते, मैं शीला मुर्शीबाई कटारमल, वार्ड नंबर 4 से कैंडिडेट हूँ और वापी में विकास के काम तो बहुत हुए हैं पहले भी और अभी भी बहुत जो भी बाकी है, हम उम्मीद है कि हम पूरा करेंगे इसे। धन्यवाद सर, आपका परिचय दे दीजिए पहले। કૌશિક પટેલ, વોર્ડ નંબર 4ના ઉમેદવાર। જેમ ભારતીબેને કીધું એ પ્રમાણે વિકાસના કામો ઘણા બધા થયા છે અને ઘણા કામો પાઇપલાઇનમાં છે। અમે વિશ્વાસ આપીએ છીએ કે જેટલા બી પાઇપલાઇનના કામો છે એ અમે એને પૂરા કરીશું
બીજું જેમ સુચારુ રૂપથી ચાલતી બધી જે પાણી ગટર સ્ટ્રીટ લાઇટ આ બધી યોજનાઓ છે એને અમે સુચારુ રૂપથી ચલાવીશું. બીજું એક છે કે એસટીપી અહીંયા આવી રહ્યો છે. લગભગ એસટીપીનું કામ છેલ્લા અંતિમ ચરણોમાં છે. એસટીપી આવવાથી આપણને સુએજનું જે પાણી છે એને ટ્રીટ કરીને આપણને જે પાણી મળશે એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એનો ઉપયોગ થાય એવી આપણી પૂરી સંભાવના છે. બીજું છે કે અમે ઇન્ડસ્ટ્રીઝથી જોડાયેલા છીએ તો આ વિસ્તારમાં લોકોને રોજીરોટી મળી રહે, રોજગારી મળી રહે એની પણ અમે તકો ઊભી કરીશું જેથી કરીને અહીંયા પાલિકા વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને आनो फायदो मળી रहे. थैंक यू. वापी इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते आप क्या सोचते हो कि इंडस्ट्री यहाँ पे पर प्रांतीय लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उनके लिए आपने क्या सोचा है, बताइए. पर प्रांतियों के लिए वही जैसा मैंने बताया वैसा कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का अगर ग्रोथ होएगा तो उनके लिए जो नौकरियों की संभावना है वो बढ़ेगी, उनका ग्रोथ होएगा, उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा और अच्छा अगर बाकी सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह पूरा हो गए तो यहाँ के लोगों को कोई तकलीफ रहेगा नहीं. मतलब भाजपा ये बोल रही है कि भाजपा के जो प्रतिनिधि है कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि उनकी रूपरेखा उनकी तैयार है, बस चुनाव के परिणामों की देर है. परिणाम आते ही तुरंत वो अपने काम पे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद परिणाम के बाद पता चलेगा कि जनता जनार्दन ने किसको चुना है. आइए बात करते हैं एक और कैंडिडेट से. मनोज लालजी भाई पटेल, वार्ड नंबर 4. विकास की सब बातें तो कौशिक भाई ने और भारती बहन ने कर दी है. मुझे विकास के बारे में तो कुछ नहीं कहना है, पर जनता ने जो हमें प्रतिशत दिया और हमें जो जिताएंगे, हम जीतेंगे ही, पक्का ही है जीतेंगे. उसके बाद में जो जनता ने हमको जिताया है उनकी कोई तकलीफ ना रहे वो हमारी कोशिश सबसे पहली रहेगी. भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. ये है प्रतिशत भाजपा की ताकत का. और उसके बाद परसों चुनाव के बाद परिणाम घोषित होने के बाद पता चलेगा जनता ने किसके तरफ वोट दिया है और उसके बाद इनके पास रूपरेखा तैयार है. रूपरेखा के लिए उनको समय नहीं लगेगा, तो जैसे ही परिणाम घोषित होंगे उसके बाद तुरंत वो लोग काम पे लग जाएंगे और जनता को जिस प्रकार से केंद्र में भी साथ मिलता रहा है और यहाँ पे भी साथ मिलता रहे. वापी से सीमा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़. धन्यवाद.